हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 रिलीज़ होने जा रहा है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ा था, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम। देखिए चलिए समांतर क्रम क्या होता है। तो इसके लिए पहले आप ये एक सर्किट बनाइए, ऐसे करके एक सर्किट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक सर्किट बन गया। अब ये प्रूव करना है कि यहाँ पर क्या है, सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, देखिए ये रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, यहाँ पर ही हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर पहले बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जितने भी रेजिस्टेंस दिए जाएँ, सभी रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल किसी एक पॉइंट जुड़े होंगे, सभी टर्मिनल के सभी टर्मिनल के यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस किसी एक पॉइंट जुड़े होंगे, ऐसे इस प्रकार थोड़ा सा देखिए, और दूसरे टर्मिनल के दूसरे रेजिस्टेंस किसी दूसरे पॉइंट जुड़े होंगे। जितने यहाँ पर इसमें कह सकते हैं, ऐसे देखिए ऐसे बनेगा, थोड़ा सा देखिए ऐसे ये बन गया। अब ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस की मतलब जितने भी पहले रेजिस्टेंस है, पहला दूसरा तीसरा जितने भी यहाँ पर, इनके पहले टर्मिनल किसी एक पॉइंट जुड़े होंगे और इन्हीं रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल, ठीक है, जितने भी दूसरे टर्मिनल है सभी किसी दूसरे पॉइंट से ऐसे जुड़े होंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन इन विच फर्स्ट टर्मिनल of all resistance are joined with one point and the other terminals are also joined with other one point। हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे एक ऐसा क्रम जिनके सभी प्रथम प्रतिरोध के पहले सिरे किसी एक बिंदु से तथा दूसरे प्रतिरोधों के सिरे किसी दूसरे एक ही बिंदु जुड़े हों, एक ही बिंदु से जुड़े हों। तो इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, वो भी आप याद रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतर क्रम में यहाँ पर आपका वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है, यानी वोल्टेज कभी नहीं बदलता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तित यानी कि बदलता नहीं है। और करंट होती है, जो विद्युत धारा होती है, करंट जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा, वो बदलती है। करंट क्या होती है, लगातार बदलती है यानी कि चेंज होती है। ठीक है,
तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। तो पहले डिफिनेशन याद रखिए कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जितने भी रेजिस्टेंस दिए जाएं इन सभी के पहले टर्मिनल किसी एक पॉइंट से ऐसे जुड़े हों, पहले रेजिस्टेंस के, मतलब कि यहाँ पर सभी प्रतिरोधों के यानी कि सभी रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल किसी एक पॉइंट जुड़े हों, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सभी प्रतिरोधों के प्रथम शीर्ष किसी एक बिंदु से ऐसे जुड़े हों, और उन्हीं रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु जुड़े हों। तो और उन्हीं प्रतिरोध के दूसरे सिरे यानी सेकंड टर्मिनल जो है वो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से जुड़े हों, जो कि बी पॉइंट है। तो इस क्रम को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। तो ये हो गया। और समांतर क्रम में आप एक बात याद रखिए कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है यानी इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये इसका सीक्वेंस होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये आपका यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इसके बाद अब आपका आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इसमें आप किसी वायर द्वारा जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, जैसे इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, तो होता यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर कंडक्टर कुछ समय बाद गर्म होना शुरू हो जाता है, और गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये करंट की वजह से होता है, मतलब जितनी इसमें करंट जाती रहेगी वो लगातार गर्म होता जाएगा। तो जब किसी वस्तु में विद्युत धारा भेजी जाती है और वो वस्तु गर्म होने लगती है, तो इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। और तो इसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखेंगे when the electric current is flow in a conductor, then when the electric current is flow in a conductor, then आगे यहाँ पर लिखेंगे then it began to heat of the conductor, it is called heating effect of electric current। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में बोलेंगे जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह चालक गर्म हो जाता है या होने लगता है, गर्म होने लगता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म होने लगता है, तो इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। when the electric current is flow in a conductor, then it began to heat of the conductor, it is called heating effect of electric current। विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका इसमें आता है इलेक्ट्रिक प्रेस आता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको हम लोग इस्त्री बोलते हैं,
जिसको इस्त्री बोलते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर आता है हीटर। और तीसरा आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, हीटर हो गया, तीसरा आता है आपका बल्ब। तो ये तीन यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकते हैं। तीनों में करंट फ्लो होती है, तीनों गर्म होने शुरू हो जाते हैं। चलिए तीनों को एक एक बारी बारी समझते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिए, अब इसमें आपका आता है इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि विद्युत बल्ब। तो ये आपका क्या इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें तो दो तीन चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या होगा, यानी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रिंसिपल। और दूसरा नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, कि कौन सिद्धांत में काम करता है। और दूसरा यहाँ पर दूसरा हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना क्या होती है, क्या क्या लगता है इसको बनाने में, स्ट्रक्चर, संरचना। तो स्ट्रक्चर ये यू है। और तीसरी बात आपकी आती है यहाँ पर वर्किंग, कैसे काम करता है यहाँ पर, वर्किंग यानी कार्यविधि, यानी कैसे कार्य करता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब जो होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सीधी बात है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। क्यों? क्योंकि जब बल्ब में जब करंट फ्लो की जाती है तो ये चमकता है, ठीक है। जब बल्ब में करंट फ्लो की जाती है तो ये क्या होता है, ये हीट करने लगता है। तो हीट करने की वजह से क्या होता है, चमकने लगता है। जब बहुत ज़्यादा हीट करता है तो ये चमकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बल्ब जो है, यानी बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप क्या बताएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, क्या क्या लगता है इसमें। देखिए एक बल्ब को बनाने में क्या क्या लगता है। सबसे पहले खोखला कांच का ग्लास ऑफ हॉलो स्फीयर। दूसरा क्या होता है, फिलामेंट, तंतु। और तीसरा क्या होता है, एल्युमिनियम कैप, एल्युमिनियम टोपी। चौथा यहाँ पर पिन, और पिन ऑफ जिंक, पिन का जस्ते वाली पिन या जस्ते की पिन। और यहाँ पर क्या, मेटल केसिंग, इसको लाख या चपड़ा बोलते हैं। ये क्या होता है बताते हैं, लाख और चपड़ा। देखिए फिलामेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है बल्ब, तो बल्ब के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो आपने देखा होगा बल्ब के अंदर इस तरह जो मुड़े हुए जो आकार में जो तार लगे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फिलामेंट। ये फिलामेंट क्या होता है, इस फिलामेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन हो सकता है 1500 से 2500 तक, 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। मतलब कि अगर इस फिलामेंट को अगर 2500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप हीट करेंगे तब ये जाकर पिघलेगा, वरना ये नहीं पिघलता है। इसका मतलब ये होता है फिलामेंट का। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर क्या एक पिन लगा हुआ है। इस पिन का यूज हम लोग तब करते हैं जब बल्बों को होल्डर में फंसाते हैं, तब यहाँ पिन का यूज करते हैं। इस पिन को उसमें होल्डर में फंसाने का यूज किया जाता है। अब आता है यहाँ पर पिन ऑफ जिंक, जस्ते की पिन। नीचे यहाँ पर जो आपके ये जो बटन ये लगे हुए हैं, जो बटन जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो उसमें साइड में लगे होते हैं नीचे की तरफ, ये जस्ते के बने होते हैं, जिंक के बने होते हैं, जिंक मेटल के पिन बने होते हैं। और जो होता है, और दूसरी बात यहाँ पर ये कि इसमें जो यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये मेटल केसिंग होता है, चपड़ा होता है, ठीक है। तो ये इतनी 4-5 चीज़ें इसको बनाने में यूज की जाती हैं। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो पहला प्रिंसिपल हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा बात करते हैं वर्किंग मेथड, यानी ये कार्य कैसे करता है। देखिए जब किसी बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो होता है यहाँ पर ये कि ये जो आपको वायर लगे हुए हैं, ये वाले टंगस्टन वायर, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, टंगस्टन वायर। यहाँ लिख दे, टंगस्टन वायर, हिंदी में इसको यही बोलते हैं टंगस्टन तार। तो ये लगे होते हैं। ये टंगस्टन वायर इस प्रकार लगाए जाते हैं कि जब ये बल्ब के अंदर इनको फिट किया जाता है तो ये वायर आपस में टकराए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये आपस में टकरा जाएंगे तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे कह सकते हैं कि जब दो आपके वायर एक साथ टकराते हैं तो वहाँ पर जो ब्लास्ट हो जाता है, जो नॉर्मल हम लोग यहाँ पर खंबे में देखा करते हैं। तो इसीलिए इनको इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है ताकि ये वाले जो टंगस्टन वायर जो होते हैं या फिर ये वाले जो आपके फिलामेंट वायर होते हैं, ये आपस में कभी चिपके ना, क्योंकि चिपक जाएंगे तो यहाँ से फिर ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये इसका यहाँ पर गेम हो गया। अब दूसरी बात ये आप जानिए कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यहाँ पर आपकी नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। मतलब यहाँ पर बल्ब के अंदर जो होता है आपके इसमें नाइट्रोजन और आर्गन ये गैस भरी जाती हैं। अब क्यों भरी जाती हैं इसका आप समझिए। देखिए जब इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, जो बल्ब बनाया जाता है, तो कांच के अंदर यहाँ पर आपका वैक्यूम स्पेस होता है, वैक्यूम स्पेस, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको इसमें वैक्यूम का सॉरी कह रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन होता है। जब कांच के अंदर जब इसको बल्ब बनाया जाता है तो आपका यहाँ पर इसके अंदर कौन सा ऑक्सीजन होता है, और अगर बल्ब के अंदर अगर ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, तो जब बल्ब को जो जलाएंगे तो बल्ब से धुंधला प्रकाश भी दिखेगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बल्ब से क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी, प्रकाश सही मात्रा में नहीं निकलेगा। इसीलिए किया यह जाता है कि इस बल्ब से, ठीक है, पहले ऑक्सीजन गैस को रिमूव किया जाता है। मतलब इस बल्ब से हम लोग क्या करेंगे, इस बल्ब के अंदर से इसको ऑक्सीजन को यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ पर कैसा प्लेस बनाते हैं, वैक्यूम प्लेस यानी निर्वात बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर वैक्यूम प्लेस बनाते हैं, वैक्यूम प्लेस यानी कि निर्वात। निर्वात क्या होता है, वैक्यूम प्लेस निर्वात यानी उसको बोलते हैं जहाँ पर एयर नहीं पाई जाती, जैसे कि अंतरिक्ष में एयर नहीं होती, तो वो क्या वो प्लेस होता है वैक्यूम, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसको वैक्यूम प्लेस बनाया जाता है इसके अंदर, फिर उसके बाद इसमें आर्गन और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस इसके अंदर फिल की जाती हैं। अब आर्गन और नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल की जाती हैं ताकि ये जो वायर आपके लगे हैं, ये टंगस्टन वायर जो लगे हैं आपके, ये ऑक्सीडेशन ना कर पाएँ। अगर इन्होंने ऑक्सीडेशन कर दिया तो आप ये बात याद रखिएगा कि इनके अंदर रस्टिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पर सही से प्रकाश नहीं निकलेगा। इसीलिए इनके अंदर आर्गन गैस भरी जाती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस, ताकि टंगस्टन वायर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन ना हो पाए। इसमें क्या ना हो पाए, इसका वायर का ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण ना हो पाए। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो यहाँ पर प्रकाश धुंधला दिखेगा। और एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि आर्गन और नाइट्रोजन गैस का यूज जो है, हम लोग जो मार्केट में जो पैकेट के अंदर जो चिप्स आते हैं या पैकेट वाले सामान आते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। अब ये इसलिए भरी जाती है ताकि जो पैकेट के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन न कर पाए। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर देगा तो वहाँ से वो ऑब्जेक्ट ख़राब हो जाएगा, मतलब वो सामान ख़राब हो जाएगा और उससे स्मेल आने लगेगी, वो खाने लायक नहीं बचेगा। इसीलिए इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस उस पैकेट के अंदर भरी जाती है ताकि वो हमेशा अच्छा बरकरार रहे, वो कभी ख़राब ना हो। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। और उसके अलावा इसमें एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब भी इस टंगस्टन वायर का टेम्परेचर 1200 डिग्री हो जाता है, जब भी इस टंगस्टन वायर का टेम्परेचर 1200 डिग्री हो जाता है तो ये अपने आप यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। वैसे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 2500 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर 1200 डिग्री सेल्सियस पर इसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। यानी कि 1200 डिग्री में यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर अगर इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री हो जाएगा तो सही से तुमको प्रकाश नहीं दिखेगा, ये सही से वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, प्रकाश धुंधला धुंधला दिखेगा। इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए आप याद रखिएगा इसका वर्किंग मेथड क्या होता है। तो बिल्कुल आसान भाषा में कि इसमें क्या होता है, इसमें जो फिलामेंट या फिर जो टंगस्टन वायर होते हैं इस प्रकार यहाँ पर इनको फिट किया जाता है ताकि ये आपस में चिपके ना, ठीक है। और जैसे इसके अंदर करंट फ्लो की जाती है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें इतनी तेज़ी मात्रा में यहाँ पर हीट होता है कि यहाँ से इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ये टंगस्टन वायर आपका ये जो आपका जो वायर है, क्या कहते हैं, फिलामेंट वायर, ये आपका क्या उसको क्या बोलते हैं, शाइनिंग करना शुरू कर देता है, मतलब चमकना शुरू कर देता है। और ये इसके अंदर क्या कहते हैं, टंगस्टन वायर को इसलिए लगाते हैं ताकि जल्दी पिघले नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बल्ब के अंदर हम लोग वैक्यूम प्लेस बनाते हैं, और वैक्यूम प्लेस इसलिए बनाते हैं ताकि बल्ब के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो इसका टंगस्टन जो वायर है, जो फिलामेंट वायर जो है, ये कभी भी इसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ये ख़राब ना हो पाए। तो इसके अंदर हम लोग क्या भरते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये इससे कुछ संबंधित बातें थी जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब से। अब इसके बाद अब आपका आता है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर देखिए, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर। तो आपको इस इलेक्ट्रिक हीटर में आपको यहाँ 2-3 चीज़ दिख रही हैं। यहाँ पर पहले बात करते हैं इसका प्रिंसिपल, सेम है, यहाँ पर प्रिंसिपल वही रहेगा, वही हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करेगा। किस सिद्धांत पे काम करेगा, वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो अभी बताया है। दूसरा बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। इसके संरचना में यहाँ पर क्या क्या होता है, एक तो चाइना प्लेट, हीटिंग वायर, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर चाइना प्लेट क्या होती है, चाइना प्लेट नहीं सॉरी, चाइना यहाँ पर क्ले होता है, प्लेट लिख दिया है, चाइना क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, चीनी मिट्टी इसको बोलते हैं, चिकनी मिट्टी वाला चीनी मिट्टी, चाइना क्ले, इसी को हम लोग बोलते हैं चीनी मिट्टी, खाने वाली चीनी नहीं, मिट्टी का नाम है चीनी मिट्टी। हीटिंग वायर, इसको हिंदी में बोलते तापक तार,
तापक तार, और यहाँ पर हीटर। देखिए तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। दो चीज़ बना होता है, पहला चाइना क्ले चीनी मिट्टी से, और दूसरा हीटिंग वायर यानी कि तापक तार से बना होता है। अब बात करते हैं इसका वर्किंग क्या होता है, यानी इसकी कार्यविधि कैसे काम करता है। वर्किंग मेथड हिंदी में बोलते हैं कार्यविधि, कार्यविधि समझिए। तो जब इस हीटर को, इलेक्ट्रिक हीटर को करंट दी जाती है, तो यहाँ पर जो आपके तापक तार यानी हीटिंग यहाँ पर वायर है, ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ये बात याद रखिएगा, नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। अब ये नाइक्रोम का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नाइक्रोम एक ऐसा मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब यहाँ पर आपका जो हीटिंग वायर जो होता है ये नाइक्रोम का बना होता है, और जैसे ही इस हीटिंग वायर को यहाँ पर ये करंट दी जाती है तो ये हीटिंग वायर कैसा रेड कलर का जलने लगता है। ठीक है, तो आपका ये रेड कलर का जलने लगा है। और उसके अलावा यहाँ पर आप दूसरी चीज़ देख रहे हैं, चाइना क्ले। ये चाइना क्ले को इसलिए यहाँ पर बनाया जाता है क्योंकि चाइना क्ले जो होती है ये यहाँ पर हीट का बैड कंडक्टर होती है, यानी कि इससे हीट बाहर नहीं निकल पाती, इसमें हीट अच्छी फ्लो नहीं हो पाती है। और यहाँ पर बीच में आप खाँचे देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर, तो इस जो बीच में आपको आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो दरारें दिख रही हैं, स्लिट्स दिख रही हैं, इन स्लिट्स का मतलब यहाँ पर ये होता है इनके बीच में वायर फिट किया जाता है। अब देखिए इनके बीच में वायर इसलिए यहाँ पर बीच में स्लिट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका जो हीटिंग वायर है, ये हीटिंग वायर ऊपर की तरफ ना आ पाए। अगर मान चलिए अगर हीटिंग वायर ऊपर आ गया और हीटर के ऊपर कोई भी आप बर्तन रख देंगे, जैसे कि आप कुछ भी होगा, ग्लास हो गया, प्लेट हो, कुछ भी आप रख देंगे, तो कहीं ना कहीं जो हीटिंग वायर की वजह से करंट आपको लग सकता है, कहीं ना कहीं हीटिंग वायर की वजह से करंट आपको लग सकता है, या फिर आपका जो बर्तन जो है जो आपको ख़राब हो जाएगा। इसीलिए तो इसके बीच में यहाँ पर स्लिट्स बनाई जाती है, दरारें बनाई जाती हैं, और उन स्लिट्स के बीच में, दरारों के बीच में, खाँचों के बीच में आपके नाइक्रोम वायर फिट किए जाते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि हीटिंग, यहाँ पर हीटिंग वायर है, ये यहाँ पर आपको स्पायरल दिख रहा है। स्पायरल मतलब यहाँ पर गोल आकार का दिख रहा है। यहाँ पर आपका स्ट्रेट वायर ना होकर के स्पायरल आपको दिख रहा है, गोल आकार का दिख रहा है। ये स्पायरल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको कम जगह में, कम प्लेस में ज़्यादा वायर को फैलाया जा सके। देखिए जितना ज़्यादा वायर फैलेगा उतनी ज़्यादा हीट अच्छे से आएगी, तो इसीलिए कम जगह में ज़्यादा वायर को फैलाया जा सके, इसीलिए यहाँ पर नाइक्रोम वायर को स्पायरल वे में इसको यहाँ पर ऐसे लपेटा जाता है, गोल आकार में ऐसे लपेटा गया है, वृत्ताकार आकार में लपेटा गया है। तो यहाँ पर ये इसका कार्य होता है। तो इसके यहाँ पर इस प्रकार याद रखिएगा, इसके कार्य में ये होता है। हीटिंग वायर के क्या काम होते हैं? हीटिंग वायर यहाँ पर गर्म हो जाता है, लाल रंग का चमकने लगता है। ये दरारें बनी होती है, किस लिए बनाई जाती है? दरारें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ये तार ऊपर की तरफ ना आ पाए और करंट ना लग पाए, दूसरी बात ये। और तीसरी बात यहाँ पर ये कि स्लिट इसलिए भी बनाई जाती है ताकि आपका वायर कम प्लेस में ज़्यादा फैल सके, तो इससे ज़्यादा यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के यहाँ पर इंसिडेंट हो सके। इसलिए आपका यहाँ पर ये हीटर, इस प्रकार आपका हीटर बनाया जाता है, और इसलिए यहाँ पर आपको नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है। तो अब अगले आपका जो आता है, अगला आपका आएगा इसमें इलेक्ट्रिक प्रेस। तो दो आपके हो गए, एक यहाँ पर आपका वो हीटर, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, और अगला आएगा आपका इलेक्ट्रिक प्रेस। चलिए ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रेस, देखिए इलेक्ट्रिक प्रेस को जो है आप तीन पार्ट में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस को। एक तो आप कह सकते हैं इसमें एक नाइक्रोम वायर होता है, नाइक्रोम तार होता है, नाइक्रोम वायर लिखा है। दूसरा आप यहाँ कह सकते हो इसका बेस प्लेट, ये लिखा है बेस प्लेट यानी आधार प्लेट। और तीसरा आपका होता है वेट प्लेट यानी भार प्लेट, वेट प्लेट। तो वेट मतलब भार, प्लेट मतलब प्लेट, तो भार प्लेट, इसका नाम होता है भार प्लेट। देखिए तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि इसका वर्किंग मेथड, तो सभी को मालूम है कि यहाँ पर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। दूसरा बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर, इसके लिए क्या इसको बनाने के लिए क्या लगता है? एक नाइक्रोम वायर लगता है, नाइक्रोम का तार, मेटल शीट लगती है, धातु की एक चादर लगती है, पिन लगी होती है जो कि आपस में संबंधित होती है, रिलेटिव पिन जिनको बोलते हैं। ये रिलेटिव पिन दिख रही है, ये रिलेटिव पिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपस में जुड़ी होती हैं या फिर पास होती हैं। दूसरा यहाँ पर एक हत्था लगा होता है, इसको नॉन कंडक्टर हैंडल बोलते हैं। एक ऐसा हत्था यानी हैंडल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है? वायर। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक वायर लगा होता है। और ये बेस प्लेट,
तो ये 4-5-6 चीज़ें हैं, इन चीज़ों से मिलकर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक प्रेस बनता है। अब बात करते हैं इसका वर्किंग मेथड। तो देखिए यहाँ पर ये नाइक्रोम वायर लगा हुआ है, इसमें आपको ये खुला प्रेस दिख रहा है। जैसे ही इस प्रेस में ये करंट फ्लो होती है तो सबसे पहले नाइक्रोम वायर जलना शुरू हो जाते हैं। ये नाइक्रोम वायर जब गर्म होते हैं, ये नीचे बेस में लगे होते हैं, ठीक है। तो ये नाइक्रोम वायर बेस में लगे तो ये जलना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए गर्म होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अब इसके बाद अब आपका आता है यहाँ पर नाइक्रोम वायर के बाद अब आपका आता है कि इसके ऊपर जो है नाइक्रोम वायर के जस्ट एक लेयर बाद एक यहाँ पर एक लेयर लगी, तो इसको बोलते हैं एस्बेस्टस लेयर। एस्बेस्टस लेयर। तो एस्बेस्टस लेयर जो होती है, ये वो लेयर होती है जिसमें क्या होता है, मतलब कि एक ऐसी लेयर होती है जो कि वायर के जस्ट बाद लगी होती है। ये इसलिए लगी होती है ताकि जो है वायर जो है बाकी चीज़ों को नुकसान ना पहुंचा पाए। मतलब बेस में जैसे कोई कपड़ा हो गया, अगर इससे आप प्रेस करोगे तो वायर उन कपड़ों को जला ना पाए। वो बात अलग है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ये एस्बेस्टस लेयर जो होती है गर्म हो जाती है तो कपड़ा जला देती है, लेकिन वायर उसको टच ना कर पाए, इसलिए लगाया जाता है। और आपको एक यहाँ पर देख रहा है बेस प्लेट। तो बेस प्लेट जो होती है ये आपके लोहे की बनी होती है, और इसके ऊपर जो आपकी पॉलिश लगी होती है क्रोमियम धातु की लगी होती है, क्रोमियम मेटल की। इसके ऊपर जो आपकी जो लेप लगी होती है, फिर इसको कह सकते हैं, ये जो आपका ऊपर यहाँ पर शाइनिंग होती है, ये चमक होती है, क्रोमियम की लगी होती है। क्रोमियम, ये क्रोमियम मेटल की वजह से ऊपर वाली लेयर शाइन करती है, ऊपर वाली लेयर चमकती है। ये बेस प्लेट की बात की जा रही है। तो अब अगला आता है आपका वेट प्लेट। अब वेट प्लेट क्या होता है? वेट प्लेट जो होती है जब प्रेस के नीचे की सबसे आखिरी वाला हिस्सा होता है वेट प्लेट। तो वेट प्लेट जो होता है ये सबसे नीचे का हिस्सा होता है। अब वेट प्लेट क्या होता है? ये इस प्रकार बना होता है कि सबसे पहला आपका आता है नाइक्रोम वायर, फिर उसके बाद आता है आपका एस्बेस्टस लेयर, फिर आती है आपकी वेट प्लेट। तो ये वेट प्लेट सबसे नीचे होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पिन लगे होते हैं, इन पिनों से यहाँ पर तार को जोड़ा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ करंट फ्लो होती है इसमें। तो आप ये इतनी चीज़ें यहाँ पर समझिए। तो ये हो गया आपका बेस प्लेट का काम, नाइक्रोम वायर का काम और वेट प्लेट का काम। ये सब इतनी चीज़ें हो गई। और एक बात एक चीज़ आप ये भी याद रखिए, यहाँ पर ये जो आपका जो हत्था जो होता है, जो आप पकड़ा जाता है, इसको बोलते हैं कि हैंडल। ये हैंडल आपका लकड़ी का बना होता है। ये लकड़ी का इसलिए बना होता है क्योंकि ये लकड़ी जो होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। मान के चलिए अगर इस प्रेस में अगर करंट फ्लो होगी तो ये करंट इस लकड़ी के नीचे रह पाए, ये ऊपर का हिस्सा गर्म ही ना कर पाए। अगर ऊपर का हिस्सा गर्म होगा तो फिर इस हैंडल को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जो आपका हैंडल जो होता है लकड़ी का बना होता है, ठीक है। ये नॉन कंडक्टर इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि लकड़ी का बना होता है या किसी ऐसे धातु का बना होता है, ऐसी चीज़ का बना होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में। तो आई होप इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और बाकी इसको आप देखिए बराबर। अब इसके बाद अब आपका आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? ये एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये वायर में लगे होते हैं। ये इस प्रकार लगे होते हैं जैसे कि देखिए, अगर किसी वायर का मान लीजिए जैसे 2 तार हैं, ठीक, किसी डिवाइस से लगे हुए हैं। अगर इन तारों में अगर करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो होती है, अगर इन तारों में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होती है तो क्या होता है, कुछ समय बाद ये वायर क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। अगर इसमें फ्यूज लगा है तो क्यों? अगर ये मेल्ट नहीं होंगे तो ये डिवाइस को ख़राब कर देंगे। अगर करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर डिवाइस में चली जाएगी तो डिवाइस ख़राब हो जाएगी। इसीलिए वायर में फ्यूज या डिवाइस लगाया जाता है, इसीलिए उसको फ्यूज वायर बोलते हैं। तो जिन वायर में फ्यूज लगा हो तो उसको बोलते हैं फ्यूज वायर। तो ऐसे कह सकते हैं फ्यूज वायर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो पाए घरों में। तो ये फ्यूज वायर का मेन यूज होता है। तो इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है कि इसमें बस आप इतना याद रखिए कि फ्यूज वायर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि घरों में शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। चलिए, तो फ्यूज वायर आपका अब चलिए तो आपका फ्यूज वायर हो गया। तो जितने भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से थे सारे डिवाइस आप लोगों ने पढ़ लिए। अब आपका बचा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है अब अगले लेक्चर में आपके लिए रहेगा। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।